सभी को मेरा नमस्ते प्रणाम। मैं अपने इस नए चैनल पे एक छोटा सा प्रयास कर रहा हूँ। उम्मीद है मेरी कोशिश को आप सराहेंगे। जैसा कि आपने पढ़ा होगा, हमारा आज का जो टॉपिक है देवभूमि हिमाचल, इस्लामाइजेशन की राह में। 1900 मार्च 1966 में पंजाब का विभाजन किया गया था। जो वर्तमान में पंजाब है उसमें से दो उसके दो टुकड़े किए गए थे। एक बनाया गया था हरियाणा और दूसरा बनाया गया था हिमाचल प्रदेश। ये इस प्रदेशों को बनाने का एक कारण ये भी था, एक तो भाषा के कारण से कि हरियाणा का जो क्षेत्र है वो हिंदी बहुल था और हिमाचल भी हिंदी बहुल, पंजाबी बहुल नहीं था। और जो आज वर्तमान में पंजाब है वो पंजाबी बहुल था। हिमाचल प्रदेश को बनाने का एक कारण ये भी था कि वहाँ के जो निवासी हैं, मूल निवासी हैं, उनके जो उनकी जो विरासत है उनको संभाल के रखना। और कुछ हमारे वहाँ हिंदुओं के देवियों के स्थान हैं, नैना देवी, ब्रजेश्वरी देवी, ज्वाला जी, ये सब स्थान हैं और भी हैं, सबके नाम लेना भी लंबा हो जाएगा। उन सबको संभाल के रखना, वहाँ की संस्कृति को संभाल के रखना। वहाँ कोई ज्यादा, हिमाचल प्रदेश में ज्यादा कोई कल कारखाने और व्यापार के साधन नहीं है। हिमाचल प्रदेश की जो इकोनॉमी है वो 90% टूरिस्ट बेस है। टूरिस्ट से वहाँ की इकोनॉमी चलती है, इसलिए उसको अलग प्रदेश बनाया गया था। वहाँ के मूल निवासियों की मांग थी, उनको भी माना गया। जैसे हम जानते हैं कि आज हिंदुस्तान में, इंडिया में कोई कहीं भी जमीन खरीद सकता है। यह रिस्ट्रिक्शंस हिमाचल प्रदेश में थी 370 धारा के तहत, जिसको अब वर्तमान सरकार ने हटा दिया है। ऐसी ही कुछ रिस्ट्रिक्शंस हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, उत्तराखंड को भी देवभूमि कहा जाता है, वहां भी है। हम लोग जैसे, हम अगर वहां के मूल निवासी नहीं हैं तो आज की डेट में हम हिमाचल प्रदेश में या उत्तराखंड में जमीनें नहीं खरीद सकते। मैं आज मूलतः बात हिमाचल प्रदेश की करूंगा। कोई भी बाहरी व्यक्ति वहां हिमाचल प्रदेश में डायरेक्टली जमीन नहीं खरीद सकता। अगर किसी को खरीदनी है तो उसको वहां कम से कम अपने 10 साल की रिहाइश, अपना बिजनेस क्या करते हैं ये दिखाना होगा। उसके बाद जैसे कोई नौकरी कर रहा है या मकान किराए पे लेके वहां रह रहा है या अपना कोई व्यापार कर रहा है, तो वो एलिजिबल 10-12 साल बाद गवर्नमेंट की कंसिडरेशन पे हो सकता है। एग्रीकल्चर लैंड खरीदने के लिए तो ये पीरियड और भी लंबा है। लेकिन मैं बात को कट शॉर्ट करते हुए अपने मूल विषय पे आता हूँ। वहां बाहर के व्यक्तियों को जमीन खरीदने की इजाजत नहीं है और उस जगह का नाम बनाया गया है देवभूमि। जब हम हिमाचल प्रदेश में एंटर करते हैं तो हमारा वहाँ गेट लगे हुए हैं सब जगह, देवभूमि हिमाचल प्रदेश में आपका स्वागत है। वहाँ की जो रोडवेज की बसें हैं, हिमाचल रोडवेज की बसें, उनमें भी लिखा हुआ है ऊपर हिमाचल देवभूमि। वो बसें सब जगह दिल्ली, अन्य स्थानों पर भी आती जाती हैं। लेकिन और हिमाचल प्रदेश में 98% अब आज की डेट में वहाँ हिंदू रहता है, ये सरकारी आंकड़ा है। पहले ये परसेंटेज 99.9 तक थी। अब ये 2% कैसे हुए ये एक अलग चर्चा का विषय है। मेरा पिछले 6-7 साल से लगातार हिमाचल प्रदेश में आना जाना है। मैं वहाँ साल में कम से कम 3 बारी, 2 बारी जाता हूँ वहाँ हिमाचल। वहाँ देवियों के स्थान हैं, उनके दर्शन करने। कुल्लू मनाली, शिमला और भी वहाँ बहुत से टूरिस्ट स्पॉट हैं। वहाँ पांवटा साहिब भी है, उस पे भी वहाँ गुरुद्वारे के दर्शन करने मैं अक्सर जाता रहता हूँ। लेकिन मैंने पिछले कुछ 5-6 सालों में वहाँ काफी परिवर्तन देखा है। एक परिवर्तन तो, मुख्य परिवर्तन जिसके लिए मैंने आज ये वीडियो बनाया है,
उस क्षेत्र में अब धीरे धीरे शांति प्रिय लोगों का दखल शुरू हो गया है। लेकिन अब आप पूछेंगे कि उन वो घुसे कैसे जब वहां वो जमीन खरीद ही नहीं सकते। यह लोग अभी वहां के व्यापार पर कब्जा कर रहे हैं, किराए पर दुकानें खरीद रहे हैं, ले रहे हैं, खरीद नहीं रहे, ले रहे हैं, किराए पर दुकानें ले रहे हैं। कोई वहां व्यापारी नहीं देना चाहता तो उसको मार्केट रेट से ज्यादा किराया दिया जाता है। तो लालचवश या किसी भी कारण से वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं अपनी दुकानें इनको किराए पे दे रहे हैं। और यह मुख्यतः वहाँ जो कुल्लू मनाली शिमला में कपड़े वगैरह बेचना है, हमारे बाहर के लोग जो टूरिस्ट वहाँ जाते हैं वो गर्म कपड़े शॉल वगैरह ये खरीद के वहां से लाना चाहते हैं। ये सब 90% तक व्यापार इनके हाथ में आ गया किराए पे। और ये इनको कहाँ से फंडिंग हो रही है, ये कैसे सस्ता माल बेच रहे हैं। वहाँ के स्थानीय दुकानदार अगर कोई शॉल 1000 की बेच रहा है तो ये वहाँ 700-800 की बेच देते हैं। इस तरीके से यह व्यापार पर कब्जा कर रहे हैं। अब ये सामान सस्ता क्यों बेच रहे हैं, कैसे बेच रहे हैं, घाटे में कैसे व्यापार कर रहे हैं, यह एक जांच का विषय है। मैं इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहूंगा कि इस पर वहाँ की सरकार ध्यान दे और इसकी जांच कराए। हो सकता है मेरा इल्जाम गलत हो, लेकिन ये क्लियर हो जाए तो ज्यादा अच्छा है। वहां पे सब व्यापार इनके हाथ में आ रहा है। मुख्यतः वहाँ जो मॉल रोड है, चाहे शिमला है, चाहे कुल्लू मनाली है, और भी वहाँ है, सब इन्होंने लगा ली है। खाने पीने की स्टॉल लगा ली है। पहले देवभूमि के नाम पे वहाँ शराब की बिक्री भी रिस्ट्रिक्टेड थी, काफी हद तक वहाँ ऐसे खुलेआम दुकानें नहीं थी। अब उसको टूरिज्म बना दिया है सरकार की। जैसा मैंने पहले कहा, वहाँ टूरिस्ट के अलावा सरकार के पास कोई इनकम का साधन नहीं है, तो उन्होंने शराब को प्रमोट करना शुरू कर दिया है। कोई भी सरकार हो, चाहे बीजेपी की सरकार हो चाहे हिमाचल की, अब वहाँ खुलेआम शराब बिक रही है। शराब से आमदनी होती है वहाँ की राज्य सरकार को। उन्होंने देवभूमि का कॉन्सेप्ट यहाँ तो पीछे कर दिया है और अपनी इनकम बढ़ाने का सोर्स ऑफ इनकम ये बढ़ा दिया है। अच्छा, दूसरा वहाँ मांस या नॉन वेज जिसको कहते हैं, वो पहले प्रतिबंधित था। अब ये शांति प्रिय लोगों ने वहाँ खुलेआम नॉन वेज की दुकानें खोल रही हैं। कच्चा पका बिरयानी सब तरीके का ये नॉन वेज वहां बेच रहे हैं। सब तरीके का नॉन वेज बेच रहे हैं। अब जैसा मैंने पहले कहा, वो एक टूरिस्ट प्लेस बन गया है और पूरे देश से टूरिस्ट हिमाचल प्रदेश में जाता है। तो वो वहाँ उसको जो नॉन वेज वाले हैं वो बड़े खुश हैं, वो नॉन वेज उनको मिल जाता है। अब चाहे झटका है हलाल है, इस विवाद में तो हम नहीं जाएंगे, नॉन वेज वहाँ मिल रहा है और वो खूब मजे से वहाँ खा रहे हैं और धीरे धीरे वहाँ कब्जा कर रहे हैं। और वहाँ खाली अपना वहाँ दुकानें लेके अपना व्यापार करें, यहाँ तक भी बात समझ में आती है। लेकिन वो वहाँ के लोकल दुकानदारों को, लोकल नागरिकों को वो तंग भी करने लगे हैं, व्यापार भी नहीं करने देते। उनके आगे अपने गाड़ियां खड़ी करना, उनके आगे अतिक्रमण कर लेना, ये छोटी छोटी बातें दिखती है, लेकिन जिसके व्यापार की सीधी हानि होती है ये वही जानता है। मैंने वहाँ के लोगों से कई बार बात की है। वहाँ के स्थानीय लोग इस बात से बड़े परेशान हैं और उनमें बहुत रोष है। अब जैसा मैंने पहले कहा कि वहाँ टूरिस्ट मुख्य व्यवसाय है, तो वहाँ टूरिस्ट गाड़ियां, टैक्सियां, ये सब काफी मात्रा में चलती है। वहाँ के लोकल लोगों ने यूनियन भी बनाई है, लेकिन वो यूनियन बनने के बाद कोई दिल्ली से ही अपनी टैक्सी लेके आ गया है, तो आप क्या करेंगे। टूरिज्म में, टैक्सी में, टूरिस्ट गाइड सब में इनका कब्जा होता जा रहा है। वहाँ के स्थानीय लोग पिछड़ रहे हैं, वो आर्थिक रूप से इतने सक्षम नहीं है। टैक्सियाँ ये सब इनके पास है, वो बड़े बड़े पैकेज टूर लेके आते हैं साथ में। अब दिल्ली से मैंने मनाली में वहाँ टूरिस्ट ऑपरेटर से पूछा था, डेली मनाली, कुल्लू मनाली में 25 से 30 वॉल्वो बसें दिल्ली से आती हैं
और प्रदेश और जगह से भी आती है। और ये बसें जो हैं आप सब जानते हैं 1-1, 1.5-1.5, 2-2 करोड़ की हैं। अब वहाँ के स्थानीय लोगों के पास पैसा नहीं है कि वो इतनी बसें खरीद सकें। हिमाचल प्रदेश की सरकार की जो वहाँ रोडवेज है, हिमाचल प्रदेश रोडवेज, वो वैसे ही घाटे में चल रही है, तो वो भी सक्षम नहीं है कि ये बड़ी बसें खरीद सके, इसलिए उन्होंने प्राइवेट ऑपरेटर्स को ये काम दे दिया है। और ये सब इन्हीं शांति प्रिय लोगों के कब्जे में आ गया है। धीरे धीरे ये सब पूरा अगले 5-6 साल, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10 साल में ये देवभूमि हिमाचल को खत्म कर देंगे। ऐसा मेरा पिछले 5-6 साल का मेरा अनुभव देखते हुए अनुमान है। अच्छा, अब वहाँ पैराग्लाइडिंग, वो जो बर्फ में चलाने वाली गाड़ियां होती हैं, वहाँ बोट्स है स्पेशल जो पानी में चलाते हैं, वो महंगी महंगी आती हैं, बाहर से आती हैं। तो ये ही लोग वहाँ बाहर से लाके वहाँ के लोकल लोगों के साथ टाई अप करके, क्योंकि ये सीधा वहाँ नहीं कर सकते, लोकल लोगों के साथ टाई अप करके ये अपना बिजनेस चला रहे हैं। वहाँ बाहर से बड़ी संख्या में टूरिस्ट आते हैं, ये टूर ऑपरेटर बन के उनके पास उनके साथ आते हैं, वहाँ लोकल लोगों को धीरे धीरे ले लेते हैं, कब्जा इनका होता जा रहा है। ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है। आज कहने को ये बात छोटी सी लग रही है, इसका ज्वलंत उदाहरण हम उत्तराखंड देख सकते हैं। उत्तराखंड में भी देवभूमि का दर्जा दिया हुआ है सरकार ने। वहां अभी आप पिछले साल आपको याद होगा, हल्द्वानी में रेलवे को अपनी जमीन खाली करवानी थी, जो इन शांति प्रिय लोगों ने कब्जा कर रखी थी, और कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार को आदेश दिया कि आप ये जमीन खाली कराएं, अवैध कब्जे हटाएं और रेलवे को ये जमीन सौंपे उसका कब्जा। वहां की उत्तराखंड सरकार वो काम नहीं कर सकी, ये इतने हावी हो गए, सारे राजनीतिक दल बीच में आ गए, और ये गरीब लोग कहाँ जाएंगे कहाँ जाएंगे। कोर्ट ने, जिसने उस जमीन को खाली करने का आदेश दिया था, उसने ही अपना आदेश विड्रॉ कर लिया और उस पर रोक लगा दी। अब कार्रवाई जारी है। तो यही सिचुएशन आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश में आ गई है। इसका फर्क वहां नजर आने लगा है। वहां के स्थानीय लोगों में बहुत गुस्सा है। वहां के जो, जैसा मैंने पहले कहा, वहां टूरिज्म मेन व्यवसाय है, और वहां के लोग काफी जो है वो फौज में भी जाते हैं। फौज में रिटायरमेंट के बाद वो कुछ उनको पैसा मिलता है, उससे वो कुछ जमीन खरीद के अपना होटल या कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। तो आज की डेट में उनके लिए ये बड़ा मुश्किल हो गया है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा, स्थानीय सरकार से पूरे देश को जागरूक करना चाहूंगा, इस तरफ ध्यान है या नहीं है। नहीं है तो हम पूरा ध्यान नहीं दे रहे हैं। सरकारें, आम जनता इसकी तरफ ध्यान दे और हिमाचल भूमि को इस्लामाइजेशन से बचाए। यही मेरी अपील होगी। मेरे इस विषय पर आप गंभीर चिंतन करना और अपने कमेंट्स देके मुझे बताना कि मेरा विषय आपको कैसा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्ते।